वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल यूपीएससी मास्टर क्लास। आज हम अपनी जो विजन आइज मंथली मैगजीन एनालिसिस के थर्ड लेक्चर में हैं फॉर द मंथ ऑफ फेबररी। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 के पावर्स का जिक्र किया था। आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे विथ क्रिमिनल डिफेमेशन। सो लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई है, report titled Law Commission The Law of Criminal Defamation, which has recommended, contrary to popular belief, they have recommended that the criminal defamation law should be retained in new criminal law. क्या reasons दिए हैं? Let us see. So about criminal defamation, first of all, criminal defamation क्या है? The offense of injuring person's character, fame, reputation by false and malicious statements, ये चीज़ कही गई है। यहाँ पे याद रखिए, अगर वो ट्रू हैं तो वो डेफेमेशन नहीं है, ट्रुथ नहीं होना चाहिए। इन दैट केस वो डेफेमेशन कहे जाते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक लाइबल होता है एंड एक स्लैंडर होता है। लाइबल इज एन अनट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट दैट इज मेड इन राइटिंग एंड स्लैंडर इज अनट्रू डिफेमेटरी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनट्रू पे फोकस कीजिए। सिर्फ आपको किसी चीज़ से बुरा लग रहा है, लेकिन अगर वो सच है तो वो डिफेमेटरी नहीं होगा, वो अनट्रू होना चाहिए, फैक्चुअली रॉन्ग होना चाहिए। डिफेमेटरी स्टेटमेंट विच इज स्पोकन ओरली, एक राइटिंग में है, लाइबल जो है वो राइटिंग में है, स्लैंडर जो है वो स्पोकन ओरली है। इसको याद करने का तरीका हो सकता है, स्लैंडर में ऐसा आता है और स्पोकन में ऐसा आता है, तो इससे आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं और लाइबल वो राइटिंग में हो जाएगा। इंडियन पीनल कोड जो है वो उसमें सेक्शन 499 है, विच मेक्स इट लॉफुल अनलॉफुल, माफ़ कीजिएगा, विच मेक्स इट अनलॉफुल। इसके लीगल डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इतना ज़रूर याद रख लें, ये केस जो है, ये चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2016 का केस है, क्रिमिनल डेफेमेशन बैलेंसिंग फ्री स्पीच एंड द राइट टू प्रोटेक्ट रेपुटेशन। ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लें। ये चीज़ आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकती है एंड प्रीलिम्स में एलिमिनेशन में काम आ सकती है। रेपुटेशन, लॉ कमीशन हाईलाइटेड रेपुटेशन इज इंपॉर्टेंट फैसेट। आर्टिकल 21 में ये चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। डज अ रेपुटेशन ऑफ अ मैन is covered under Article 21? Yes, it's covered. It is covered under Article 21. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये 4 लाइनें आप लोग अपनी PDF में या अपने पेजेस में इन्हें ढंग से मार्क कर लें। उसके बाद लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है ना। फर्स्ट टाइम लॉ कमीशन वॉज इनैक्टेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अंडर ब्रिटिश रूल बाय लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस फर्स्ट लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 1955 बाय नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंस 22 लॉ कमीशंस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कितनी लॉ कमीशंस आ चुकी हैं? 22 लॉ कमीशंस आ चुके हैं। ये चीज़ है। ईच लॉ कमीशन 3 ईयर्स के लिए होती है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर लॉ कमीशन होती है, नो सरप्राइजेस देयर। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन होती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखें। ये नॉन बाइंडिंग है, गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट देम और कैन एक्सेप्ट देम। टिल नाउ लॉ कमीशन हैज सबमिटेड 277 रिपोर्ट्स टिल जनवरी 2024। ये दिस फिगर इज सब्जेक्ट टू चेंज, इसीलिए इस फिगर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसे कैसे याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ गया कि 250 से ज़्यादा दी गई हैं या 500 से ज़्यादा दी गई हैं, तो आपको मालूम है, अगर यूपीएससी में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि 250 से ज़्यादा तो दी गई हैं। ऑब्वियसली अगर हम 2025 यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं तो अगले 1 साल के अंदर 500 तो हो नहीं जाएंगी, तो 500 से तो कम ही है। तो इस तरह से एक रिलेटिव रेंज के लिए आपको फिगर याद रखना चाहिए। 277 रिपोर्ट्स अभी तक प्रोवाइड की गई हैं। इसके बाद आर्ग्यूमेंट रिटेनिंग द लॉ कमीशन, आर्ग्यूमेंट फॉर रिटेनिंग द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन, माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रिटेनिंग। इसे हम एक एक करके देखते हैं। पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग डिटरेंस है,
क्योंकि आप किसी को भी कुछ भी बोलने की आज़ादी नहीं दे सकते, कोई भी किसी भी तरह से आपको डिफेम करने की कोशिश करेगा तो दैट विल गोइंग टू क्रिएट अ chaos इन द सोसाइटी. Public interest in protection reputation. प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे फॉल्ट लाइन्स हैं, बहुत सारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं. यू कैन नॉट अलाउ एवरीबडी टू हैव अ फ्री स्पीच एंड जस्ट वो बेधड़क कुछ भी बोलते चले जाएंगे. दैट कैन नॉट बी अलाउड. अब इसके ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं वो भी देखें. वायलेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 हमें इंश्योर करता है, हमें देता है, उसको वायलेटिव कर, उसकी वायलेशन है ये चीज़. आपको एक रिस्ट्रिक्ट करता है अपनी फ्रीडम को, अपने राइट को एक्सरसाइज करने से. एंड सेकेंडली ये जो रिसेंट टाइम्स में बहुत एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन निकल कर आई है, विच इज़ साइलेंसिंग डिसेंट. ये आरोप लगाया जाता है कि ये चीज़ एक क्रिटिसिज्म को, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को, जेन्युइन पब्लिक एंगर को साइलेंट करने के लिए डेफेमेशन का इस्तेमाल किया जाता है. इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी वेपनाइज्ड बाय द पावरफुल एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेशन, इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स, टू साइलेंस डिसेंट, इंटिमिडेट जर्नलिस्ट एंड क्रिटिक्स. दिस कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन गवर्नमेंट. सो ऑब्वियसली हम अगर मेंस में आंसर लिखेंगे तो हम गवर्नमेंट का नाम नहीं लिखेंगे, बट स्टिल इन अ जनरल आस्पेक्ट मैं ये बात कह रहा हूँ. सो इन ये दोनों चीज़ें फॉर और अगेंस्ट हैं. इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को याद रखें, ये चीज़ें आपके काम आ सकती हैं. प्री में भी ये सवाल किया जा सकता है और मेंस में भी ये सवाल आ सकता है. इसके आगे चलें. कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. रिसेंटली कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बहुत डिमांड आ रही है, बहुत, क्योंकि चुनाव का समय है तो उसको बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जा रहा है. महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास द महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिल 2024 टू प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन टू मराठा कम्युनिटी. About the bill, it was drafted based on Maharashtra State and Backward Class Commission शुक्रे कमीशन रिपोर्ट. ये नाम याद रखिएगा, ये नाम इम्पॉर्टेंट है. शुक्रे कमीशन कौन सी थी? शुक्रे कमीशन, ऐसा सवाल आ सकता है कि शुक्रे कमीशन किस चीज़ से रिलेटेड थी? शुक्रे कमीशन वॉज रिलेटेड टू महाराष्ट्र रिजर्वेशन, मराठा रिजर्वेशन, माफ़ कीजिएगा. आइडेंटिफाइड मराठा कम्युनिटी एज सोशली बैकवर्ड. Reasons for rise in demand for reservation, structural factors हैं. इनकम जो है वो, नौकरियां नहीं है लोगों के पास. एग्रीकल्चर से इनकम जो है वो डिक्लाइन हो रही है. एग्रीकल्चर अब इतना लुक्रेटिव नहीं बचा है. जॉब मार्केट चैलेंजिंग हो रहा है, मैंने बताया जॉब्स नहीं है लोगों के पास. पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल वोट बैंक कब की बात की जा रही है. उसके बाद इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस. विथ इन कम्युनिटी भी वेरिएशंस हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग रिजर्वेशन ले पा रहे हैं और उसी कम्युनिटी के कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर हीन भावना आती है कि हमें क्यों नहीं मिल रहा है. हालांकि ये जनरल पॉइंट्स हैं, इनको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. आप एक बार पढ़ भी लेंगे इन्हें तो आप इन्हें लिख सकते हैं. जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे वो चीज़ है ये. इस चीज़ को आप 3, 4, 5 जितने ज़्यादा स्टार्स बना सकते हैं उन्हें बनाइए और इसे मार्क कीजिए. ये बहुत ही हमारे नेशन में एक पाथ चेंजिंग जजमेंट्स हैं सारे, इन्हें आपको याद रखना ही चाहिए. सो फर्स्ट इज़ इंदिरा साहनी जजमेंट, जो 9 जजेस बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने 50% रिजर्वेशन पे सेट किया था अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4. कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, इन्होंने कहा था. अगर किसी को EWS पे, अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता तो ये कैसे हुआ, ये EWS जो है वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं है, इसीलिए वो 50% के ऊपर जाना हुआ, इसीलिए उसे सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्शन कर दिया. दिस इज़ द आंसर. क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया था, इंदिरा साहनी जजमेंट से. इंदिरा साहनी वॉज अ लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. M नागराज केस जो आया था 2006 में, इसमें बेसिकली ये एक डेटा क्रिएट करने के लिए बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस लेट डाउन की थी टू मीट बिफोर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, कि एक डेटा क्रिएट किया जाए बेस्ड ऑन दीज 3 कंडीशन विच वर क्वान्टिफाइबल डेटा ऑफ बैकवर्डनेस, फैक्ट्स अबाउट इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इनएडिक्वेट रिजर्वेशन है, ये आपको बताना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन, जस्टिफिकेशन इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. ये कुछ भी कीजिए लेकिन एफिशिएंसी जो है वो हैम्पर नहीं होनी चाहिए. तो ये 3 उसको टेस्ट किए गए थे.
ये पहले इंदिरा साहनी, फिर एम नागराज, फिर जर्नैल सिंह आता है तीसरा, विच इज़ एससी डिड अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्टिंग क्वान्टिफाइबल डेटा। जो फर्स्ट जो कंडीशन थी वो यहाँ पे 2018 में एससी ने खुद ओवररूल कर दी। तो बैकवर्डनेस दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन ये जो किया गया था वो प्रमोशन किया गया था कि ये जो बाकी है देने के लिए आपको, अगर आप रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो अभी भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्वांटिफाइबल डेटा देने की ज़रूरत नहीं है बैकवर्डनेस की। फिर आखिरी था 2022 में, एज ऑफ नाउ आखिरी, विच इज़ जनहित अभियान, upheld 103rd Constitutional Amendment Act, which provided EWS reservation based on economic criteria, जो कि मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया। EWS जो है वो जनहित अभियान, यूनियन ऑफ इंडिया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस किया गया था, जिसमें उसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे है, कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया पे नहीं है, इसीलिए इसे जस्टिफाई किया जाता है, इसीलिए इसे अपहेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है उसका इम्पैक्ट क्या है, सोशल जस्टिस, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहा है, उसको करेक्ट करने के लिए कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की ज़रूरत है। रिप्रेजेंटेशन, कास्ट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके और जो लोग बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका वो आगे आ सकें। सब्सटैंटिव इक्वालिटी, एक सब्सटैंटिव एक ज़मीनी स्तर पे इक्वालिटी आ सके, सिर्फ फ्रिवलस तरीके से ना रहे। इश्यूज़ क्या हैं, सोशल बैकवर्डनेस एंड नॉट नेसेसरली कास्ट बेस्ड। ये बात कही जा रही है, EWS जो रिजर्वेशन है वो भी इसी चीज़ का आंसर है कि जो बैकवर्डनेस है वो सिर्फ कास्ट बेस्ड तो है नहीं, तो सिर्फ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन क्यों है, वो ये चीज़ यहाँ पे आती है। द प्रिफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ दोज ऑलरेडी बेनिफिटेड, जो यहाँ पे बात कही गई, एक और चीज़ यहाँ पे इंट्रा कम्युनिटी वेरिएशंस, जो ये बात कही गई, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा कही जा रही है। प्रिफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ दोज हु ऑलरेडी बेनिफिटेड विद इन कम्युनिटी, कुछ लोग ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके होते हैं। रिसेंट टाइम्स में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी फैमिलीज़ में ऑलरेडी ऑफिसर्स हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया और वो आज बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं। फिर एंटीथेटिकल ऑफ टू कास्टलेस सोसाइटी, ये बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट दी जाती है कि ये चीज़ तो रिजर्वेशन को इन्फोर्स कर रही है। अगर आप रिजर्वेशन के अगर आप कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो एक्चुअली आप उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ जेन्युइन आइडेंटिफायर, जो कि इसके टू गिव बेनिफिट्स टू द पीपल, जिसके कारण ये चीज़ जो है वो इरेडिकेट होने की जगह और ज़्यादा इनग्रेन हो जाएगी। दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट विच इज़ गिवन वेरी ऑफन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिमांड फॉर रिजर्वेशन, हर कोई अब डिमांड करने लगा है। इनफैक्ट जो डोमिनेंट कास्ट थी, डोमिनेंट कास्ट भी डिमांड करने लगी हैं, वो भी खुद को बैकवर्ड का टैग बता के डिमांड करने लगी कि हमें भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इंट्रा कास्ट इनक्वालिटीज़, अगेन जो प्रिफर्ड ट्रीटमेंट ऑलरेडी बेनिफिटेड है, इंट्रा कास्ट की जो विद इन कास्ट जो इनक्वालिटीज़ हैं उन्हें रिजर्वेशन जो है वो एड्रेस नहीं करता है। वे फॉरवर्ड, अगेन वही जो इश्यूज़ हैं उनका वे फॉरवर्ड हो जाता है, विच इज़ कॉम्प्रिहेंसिव सोशो इकोनॉमिक सर्वे, प्रमोट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, कास्ट बेस्ड एंड क्रीमी लेयर क्राइटेरिया। क्रीमी लेयर को सुधारने की क्राइटेरिया काफ़ी टाइम से मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मल्टीपल टाइम्स कहा है। सो ये चीज़ है। वे फॉरवर्ड तो इतना नहीं, लेकिन आप अगर इश्यूज़ को ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। ये चीज़ प्री में पूछी जा सकती है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उसके क्या क्रिटिसिजम्स हैं या आपका उस पर क्या ओपिनियन है, उस जगह पे आपको मेंस में ये पॉइंट्स बहुत मदद करेंगे अपने आंसर्स लिखने के लिए। इसके बाद फिर अब नेक्स्ट आता है एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट ADA 1897। इस टॉपिक से हम अगले लेक्चर में कहाँ बात करेंगे। एज ऑफ नाउ ये लेक्चर हम अभी ख़त्म कर रहे हैं। On that note, this is your host and your mentor, thanking you so much for watching the video. Thank you so much. This is your host and your mentor signing out.